हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए बात करते हैं पेज नंबर 42 की और एक नए चैप्टर की। इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारे संविधान में भाग 4 में इसका वर्णन है। भाग 4 पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया? आयरलैंड ने लिया है स्पेन से। ठीक। अब शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए किसे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। कहाँ? भाग 4 में है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, 36 to 51। कहाँ से लिया? आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया? स्पेन से। ठीक। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक। इसके माध्यम से संविधान में क्या जोड़ा गया? नया डीपीएसपी, राजनीतिक सिद्धांत जोड़ा गया। कब? इसका नाम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ी गई थी। ठीक है ना? किसमें? डीपीएसपी में। ठीक। भारतीय कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। क्या? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैं आपसे बता चुका हूँ। राज्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। कौन? डीपीएसपी। ठीक है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं की शिक्षा। अगर आप महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या बनेंगी? सशक्त बनेंगी। यही बात यहाँ पे कही गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये अनुच्छेद 51 में। इसका जिक्र कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 में। और आपको पता ही है अनुच्छेद 51 डीपीएसपी का हिस्सा है, क्योंकि डीपीएसपी ये भाग 4 में है। भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51। तो डीपीएसपी का सबसे लास्ट वाला जो अनुच्छेद 51वां, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान सिविल कोड का प्रावधान है। कहाँ? गोवा में। गोवा में प्रावधान है। अच्छा, क्या गोवा में पहले से लागू हुआ था? भारतीयों ने लागू किया था? नहीं। गोवा में यह प्रावधान 1867 में, 1867 में गोवा में यह जो प्रावधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी का जो प्रावधान है वो गोवा में 1867 से ही लागू है। 1867 से ही लागू है। सर किसने लागू किया? लागू किया था पुर्तगालियों ने। वही पुर्तगाली जो गोवा में 1510 में गोवा को कब्जा कर लेते हैं, गोवा को जीत लेते हैं और 1510 से लेकर के 1961 तक लगातार वो गोवा पर शासन करते हैं। 1510 से 1961 वही गोवा जिसकी राजधानी क्या है? पणजी है। इसकी राजधानी है पणजी। ये पणजी, गोवा में 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ठीक है। और इधर इसकी राजधानी पणजी है, ये नॉर्थ गोवा जिले में। ठीक है। नॉर्थ गोवा जिले का मुख्यालय है पणजी। और ये जो पणजी है ये एक नदी है, मांडवी। मांडवी नदी है, इसी नदी के किनारे है गोवा। गोवा का राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है, इसे मंडोवी नदी भी कहते हैं। दूध सागर झरना ये इसी नदी पर है, दूध सागर झरना। और एक बात, दूध सागर झरना इसी नदी पर है। दूसरी बात यह है
कि मोल्लेम नेशनल पार्क, एक पार्क यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है मोल्लेम नेशनल पार्क। इस पार्क से मंडोवी नदी या मांडवी नदी गुजरती है। मंडोवी या मांडवी नदी गुजरती है कहाँ से? गोवा से। फिर गोवा से एक अनुच्छेद संबंधित, उसका नाम है 371 आई। 371 आई जो विशेष प्रावधान है वो गोवा को दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 371 आई गोवा से संबंधित है। गोवा से संबंधित है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, सर ऑपरेशन विजय क्या है? 18 दिसंबर 1961। 18 दिसंबर 1961 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था? गोवा को आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से, और ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को। नेवी ने, नौसेना ने भी ऑपरेशन चटनी चलाई थी, ऑपरेशन चटनी। तो गोवा को आजाद कराने के लिए नेवी ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन चटनी। ऑपरेशन चटनी। गोवा को 1987 में 1987 में राज्य बना दिया गया था, राज्य का दर्जा दे दिया गया था। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक, गोवा में यूसीसी लागू है, और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एकमात्र राज्य, जिस वक्त ये वीडियो बनाया जा रहा है इस वक्त यूसीसी उत्तराखंड में लगने जा रहा है। हो सकता है जनवरी के अंतिम माह में, अंतिम दिवस में तक ये जो है लग जाए यूसीसी। 26 जनवरी 2025 तक ये हो सकता है फाइनली लागू हो जाए उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य होगा। आजादी के बाद लागू करने वाला, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड। जबकि गोवा में तो 1867 से ही यूसीसी लागू है, 1867 से ही। नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 में भी कही गई है। तो अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, यहाँ भी ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई थी। ठीक, भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई। ये भी हमने बताया कि अनुच्छेद 40 में कहा पंचायती राज के गठन की बात कही गई। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन, ये किसमें आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी है, उसके अलावा और भी कई प्रावधान है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका डीपीएसपी रहा होगा। इसकी बात आई है तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 को बताना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 जो है वो अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी, और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। ठीक है, और यह इन समूहों को सामाजिक अन्याय और शोषण से भी बचाता है। कहने का मतलब डीपीएसपी में जो बात कही गई है एससी एसटी और ओबीसी के शैक्षणिक हितों की बात और आर्थिक हितों की बात करने वाली, विशेष करके ये राज्य के डीपीएसपी का पार्ट है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46। तो लगे हाथ आप अनुच्छेद 46 भी तैयार कर लीजिए। अनुच्छेद 40 तैयार हो गया, 46 तैयार हो गया। ठीक, फिर अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। इसमें अनुच्छेद 44, इसका जिक्र भी आपको बता दें, गोवा में पहले से ही लागू है। 1867 में पुर्तगालियों ने ही लागू किया था। उत्तराखंड जो है ये अब जल्दी ही लागू करने वाला है यूसीसी। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता यह सुनिश्चित करने के उपबंध में शामिल किया गया। कहां पर? डीपीएसपी में। तो कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं जो है और प्रसूति सहायता ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। अच्छा सर, डीपीएसपी का पार्ट है तो किस अनुच्छेद में है? कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, पहली बात तो ये जान लीजिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है काम पाने का अधिकार, काम
शिक्षा, काम पाने का, शिक्षा पाने का, और लोक सहायता, लोक सहायता वाली बात ये कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करता है क्या? अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया? काम देना चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, लोक सहायता देना चाहिए। जैसे कोई अगर बुढ़ापा है, बीमारी है, पेंशन, जो पेंशन दी जाती है वृद्धा पेंशन, वो इसी में आता है आपका। ठीक है। निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता, जो लोक सहायता दी जाती है, वृद्धा पेंशन और इसे विकलांग पेंशन, ये सब आपका इसी में आएगा। काम देने का भी कर्तव्य होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, लोक सहायता की बात होनी चाहिए। उसके अलावा जो है बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए। ये बात आपका अनुच्छेद 41 में है। अच्छा, काम देना चाहिए 41 में, लेकिन काम की दशा कैसी हो? न्याय संगत और मानवोचित। तो कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, इसका जिक्र कहा है अनुच्छेद 42 में। और अनुच्छेद 42 में ही प्रसूति सहायता, जो स्त्रियों को, माताओं बहनों को जो प्रसूति सहायता दी जाती है, इसका भी उपबंध कहाँ पर है? 42 में। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता को उपबंध कहाँ पर है? अनुच्छेद 42 में। काम देना चाहिए, अनुच्छेद 41। काम कैसा देना चाहिए? न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में, अनुच्छेद 42। और साथ ही साथ प्रसूति सहायता का भी उपबंध कहाँ पर है? अनुच्छेद 42 में। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 51। इस हिसाब से हमने अनुच्छेद 41 पढ़ा, अनुच्छेद 42 पढ़ा, 44 भी हमारे दिमाग में आ गया, 46 भी आ गया और 51 भी आ गया, और 40 भी हमने पढ़ा, पंचायती राज के गठन की बात, पंचायतों के गठन की बात। अभी सबको रिपीट कर करके बार बार एक्सप्लेन कर देंगे। अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन का प्रावधान इसमें कहा गया है। 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता, निःशक्तता, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सब कुछ 41 में। 42 में क्या है? काम की मानवोचित दशा और न्याय संगत, काम न्याय संगत होना चाहिए और मानवोचित दशा में होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम कहीं भी आपको बोल दिया कि यहाँ काम करो कीचड़ में, मतलब कि ऐसी खतरनाक लोकेशन पे काम करने को आपको भेज दिया। तो काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए और मानवोचित दशाओं में होना चाहिए। और प्रसूति सहायता का भी जिक्र यहाँ पर है, प्रसूति सहायता। ठीक है, 42 में। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता, यूसीसी। ठीक। 46 में क्या है? एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी जो है, इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को क्या करना है? प्रोत्साहन देना है, एवं सामाजिक न्याय एवं शोषण से क्या करना है? उनको सुरक्षा प्रदान करना है। 46 में। सर 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। इसमें अब आते हैं अनुच्छेद 49 पे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, जो अनुच्छेद 49 है। ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जितने भी कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं या स्थान है या वस्तु का संरक्षण, इनको क्या करना है? संरक्षित करना। मतलब स्मारकों का संरक्षण जो है आपका कहाँ पर है? जितने भी ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण कहाँ पर है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में इस बात का जिक्र किया गया है। सर अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में जो है राज्य की लोक सेवाओं में, लोक सेवा जो है उसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या हो रहा है? अलग करना। यानी कि कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका का पृथककरण, दोनों का अलगाव, ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 50 में। ठीक। 49 में क्या है? संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व ऐतिहासिक स्थानों वस्तुओं के संरक्षण क्या करता है? बढ़ावा देता है, 49 में। 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, इसको न्यायालय लागू नहीं कर सकती। ठीक है ना, क्योंकि प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे कि मूल अधिकार क्या थे? प्रवर्तनीय थे, उसको न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता था मौलिक अधिकारों को, लेकिन डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। ये बात कहाँ कही गई? ये बात कही गई है अनुच्छेद 37 में। ये प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन डीपीएसपी कैसे है? कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। ये बात कहाँ कही गई है? 38 में। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी वाली बात कही गई है, जबकि 37 में कहा गया है कि ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं, से लागू कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। और 36 में क्या कहा गया? 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। 36 में ये कहा गया कि जो राज्य की वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है, वही क्या है?
अनुच्छेद 36 में भी है। ठीक, आपने देखा था मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र था, तो वही यहाँ पे कहा गया कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में डीपीएसपी की बात कही गई, कहा गया कि प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये लागू नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय द्वारा। और 38 में क्या कहा गया है, इसकी प्रकृति के बारे में बात कही गई है। ये क्या है, कल्याणकारी स्कीम्स की बात करता है, ठीक है ना, जनता के कल्याण, जन कल्याण की बात करता है डीपीएसपी। और 39 अभी बताएंगे आपको डिटेल में। 40 आपने पढ़ा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। 41 में क्या है, काम, शिक्षा, लोक सहायता, ठीक है, जो पेंशन वगैरह जो मिलती है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सबको जो भी कुछ मिलता है सब क्या है आपका 41। 42 में क्या है कि काम तो दिए हैं, लेकिन काम कैसा होना चाहिए, न्याय संगत और मानवोचित। उसके अलावा प्रसूति सहायता कहाँ पर है, 42 में। ठीक, 44 में क्या है सर, 44 में यूसीसी है। ठीक है, 46 में क्या है, एससी एसटी ओबीसी, इनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को देखना है। ठीक है, आर्थिक हितों को देखना है और उनको सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 49 में क्या है, 49 में जितने भी ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, स्मारक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। और अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों से संबंधित प्रावधान यहाँ पर है। इस प्रकार से कई सारे जो आर्टिकल है हमने उसको देखा, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, तो अनुच्छेद 44 में है। गोवा में 1867 से ही लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 44। और उत्तराखंड अब लागू करने की राह पर है। और ऐसा अगर हो गया तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए समिति का गठन हुआ था। समिति की अध्यक्षता की थी रंजना प्रकाश देसाई, जो कि पूर्व जज थी। रंजना प्रकाश देसाई ने इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की बात कही और फिर यूसीसी अब उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट तैयार है और जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। ठीक, और ऐसा करने वाला आजादी के बाद का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। वही उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। जिले हैं 13, मंडल है यहाँ पर 2, कुमाऊं और गढ़वाल। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। 13 जिले हैं, बता चुका हूँ। हाई कोर्ट इसकी है नैनीताल में, नैनीताल हाई कोर्ट। इस तरीके से काफी कुछ उत्तराखंड के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 कहां से लिया गया, आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहा लिया, स्पेन से। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, तो अनोखी किसे कहा गया है, डीपीएसपी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है। भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी ये आपका डीपीएसपी में नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 44वें अनुच्छेद में। पता है, अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, डीपीएसपी में कौन से अनुच्छेद में भी बढ़कर क्या है, अनुच्छेद 50। 49 में क्या है, 49 में ऐतिहासिक जो भी महत्व के स्मारक, बिल्डिंग जो भी कुछ है उनको क्या करना, संरक्षित करने वाली बात। अच्छा, 51 में बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों की बात, अनुच्छेद 51 में। क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर आपका जो है ये सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। क्रीमी लेयर की बात की गई थी इंदिरा साहनी जजमेंट वाले मामले में। कहा गया था, ठीक है, कि आप आरक्षण दीजिए। पहली बात तो इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का है। इसमें हुआ क्या था, इंदिरा साहनी जजमेंट वाले में पहली बात तो आपको पता होगा 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने क्या किया था,
मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी थी। मंडल आयोग वही बीपी मंडल द्वारा जो ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई थी, उसे लागू कर दिया गया था वीपी सिंह जी द्वारा। उन्होंने लागू कर दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने। अब इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया, बाद में अल्टीमेटली इसके ऊपर फैसला आता है इंदिरा साहनी जजमेंट में, और उसको इन्होंने क्या कर दिया, हरी झंडी दिखा दी कि जो बीपी मंडल कमीशन की जो भी सिफारिशें थी और जिसको लागू किया सरकार ने वो सही थी। ठीक है, 27% ओबीसी आरक्षण की बात सही मानी गई। उसके बाद वहां पर एक बात और कही गई, 50% का जो आरक्षण की सीमा थी वो भी इन्हीं की जजमेंट में कही गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर की बात भी यहीं से हुई थी। उसके बाद फिर क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, क्रीमी लेयर में वो लोग होते हैं जैसे मान लीजिए ओबीसी है जिनको 27% आरक्षण मिला है, सभी जातियों को तो भी इसमें शामिल की गई होंगी। तब इसमें भी ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आर्थिक हालत बड़ी अच्छी होगी, जिनकी आर्थिक हालत ओबीसी में बड़ी अच्छी है, जिनको जरूरत उसकी नहीं है, उसके लिए उनको किस में डाल दिया जाता है, क्रीमी लेयर में। कहने का मतलब ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले ही 27% ओबीसी आरक्षण का फायदा लेते हैं, जो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे उनको फायदा नहीं मिलता है। अब दिक्कत ये है कि क्रीमी लेयर में कौन कौन आएगा, इसको कौन पहचान करेगा, तो इसकी पहचान करने के लिए 1993 में ही गठित की गई थी रामनंदन समिति। रामनंदन समिति किस लिए, क्रीमी लेयर की पहचान करने, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। तो क्रीमी लेयर समिति पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया था, लेकिन इंदिरा साहनी जजमेंट में ही क्लियर हो गया था क्रीमी लेयर वाला मामला। तो क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक और आर्थिक हालात से। ओबीसी में जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है ऑन एन एवरेज ऑन एन एनुअल बेसिस ईयरली, वो लोग कहाँ जाएंगे, एनसीएल में चले आएंगे, नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर में चले आएंगे। मतलब कि वो अगर ओबीसी जाति से अगर ओबीसी भी हैं वो तो, लेकिन फिर भी आर्थिक हालत उनकी अच्छी है, इसलिए वो किस में आ जाएंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। और ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा जो 27% वाला उसको वो उन्हें वो नहीं मिलेगा। ठीक, हाल ही में एससी को भी क्रीमी लेयर वाली बात को भी क्रीमी लेयर वाले दायरे बनाने की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से पेज क्लियर हो गया, थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ है, कई बार रिवीजन हुआ है, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई। तो आप इसको तेज करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।